गुड इवनिंग दोस्तों। आज का ये हमारा क्लास रहेगा जिसमें हम ई एम आर एस नहीं है, के वी एस एन वी एस की जो पी वाई क्यूज़ हैं और उससे संबंधित कुछ एम सी क्यूज़ क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम करेंगे पी वाई क्यू क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है वर्णमाला के। तो देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ ठ जो है वह है ना, ठ का उच्चारण स्थान है, यानी कि जो ठ है इसका उच्चारण स्थान क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, कंठ दंत मूर्धन्य और तालव्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मूर्धन्य है ना। कंठ में हमारे क्या क्या वर्ण आते हैं, तो क आते हैं, ख आते हैं, ठीक है, क ख ग घ और क्या आता है, अंगा आता है। ठीक है, ऐसे ही दंत में क्या आता है, तो दंत में हमारा त थ द ध आता है ना, त थ द ध और न, ये हमारे क्या हो जाते हैं, दंत हो जाते हैं। तालु में हमारा देखिए सबसे पहले कंठ फिर तालु फिर मूर्धा आता है, तो तालु में हमारा च वर्ग आ जाएगा, च छ ज और झ और य। ठीक है, और हमारे जो मूर्धा है इसमें आता है ट ठ ट वर्ग, ट ठ ड ढ और अड़ा। ठीक है, ऐसे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पूछा गया है ठ वर्ण, तो ठ वर्ण जो है वह किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं अगला दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है EMRS-TGT साइंस में, साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर की मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यानी कि स्वर के मात्रा की दृष्टि से हमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है। पत्नी सही लिखा हुआ है, मृग भी सही लिखा हुआ है, आहार भी सही लिखा हुआ है, लेकिन सिंधुर्मी जो है वह गलत लिखा हुआ है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिंधु प्लस उर्मी मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, सिंधु प्लस उर्मी, ये हो जाएगा हमारा सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो मी जो है वह चेंज नहीं होना चाहिए था, है ना, मी की जो मात्रा वो चेंज नहीं होना था, तो इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु प्लस उर्मी जो है वह क्या होता है, सिंधुर्मी होता है। मी की मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, सिंधु को मैंने गलत लिख दिया था। चलिए अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है न वर्ण, न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अभी देखें है ना, न वर्ण जो है वह किस में आता है, तो देखिए कंठ में क वर्ग आता है, क वर्ग में क ख ग घ अंगा इसमें नहीं आया, तो ये तो हो गया कट, है ना। तालव्य में च वर्ग आता है, तो च छ ज झ इया यहाँ भी नहीं है। मूर्धन्य में क्या होता है, तो मूर्धन्य में होता है हमारा ट वर्ग, है ना, तो ट ठ ड ढ अड़ ये इसमें भी नहीं है। दंत में होता है हमारा त वर्ग, त थ द ध और न, है ना, तो इसमें आ जाएगा हमारा न वर्ण। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र। देखिए लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन में, नक्षत्र शब्द का संयुक्ताक्षर अक्ष है, यानी कि नक्षत्र में दो संयुक्त अक्षर हैं। एक तो है छ, और छ जो है वह किससे मिलकर बनता है, तो क प्लस स से मिलकर के बनता है। ठीक है, और दूसरा जो है वह त्र, त्र जो है वह किससे मिलकर के बनता है, त प्लस र से मिलकर बनता है, त प्लस र मिलकर बनता है। तो देखिए देखते हैं, न है, न सभी में है। ठीक है, फिर हमारा क स इसमें है, क स इसमें है, और यहाँ पर तो गलत लिखा है ना, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। तारा देखते हैं, तो तारा यहाँ पर रारेप का र डाल दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है च वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखिए च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ क वर्ग है तो ये नहीं है, तालव्य च वर्ग में आता है ना, तालव्य जो है वह किस में आता है, च वर्ग में आता है। ठीक है, मूर्धन्य जो है वह ट वर्ग में आता है, और दंत जो है वह प वर्ग में प बोल रहा हूँ, त वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न बोल रहा है कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है ना, ज्ञ वर्णों का योग से बना, यानी कि जो ज्ञ वर्ण है वो किनके योग से बना हुआ है, तो ये हम जानते हैं ज प्लस या होता है, ज प्लस क्या होता है, या होता है। ठीक है, तो ज प्लस या यहाँ पर केवल ए ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न है, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। यानी कि वर्ण और उच्चारण स्थान से हमारा एक जो है वह असंगत है। कंठ, कंठव्य वर्ण कहलाता है ह, है ना। हमने इससे पहले जो थ्योरी क्लास पढ़े हैं उसमें हमने पूरे देखे हैं, है ना। थ जो है वह मूर्धन्य वर्ण है, ये भी सही है। स जो है वह तालव्य वर्ण में आते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो स लिखा है ये ओष्ठ वर्ण में नहीं आता है। ठीक है, ये वाला जो स है जो ओष्ठ वर्ण में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो स है वो किस में आता, दंत वर्ण में आता। ठीक है, अगला देखेंगे आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए प वर्ग को हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द में जो त्र है वर्णों के योग से बना है। तो देखिए त प्लस र से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, त प्लस र से मिलकर के क्या बनता है, त्र बनता है ना। तो यहाँ पर त प्लस र कहाँ है, त प्लस र यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऊपर नीचे है लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म को पहचानना है। न जो है वह दंत्य वर्ण में आता है, ये सही है। क ख घ ये भी कंठ में आएगा, ये भी सही है। मूर्धन्य वर्ण नहीं होता है, यह जो है वह मूर्धन्य वर्ण में नहीं आता है। प फ ब ये ओष्ठ वर्ण है, तो बाकी तीन जो है वह सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यह जो है वह, देखिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्रपति का जो छ है, छ वर्ण किन वर्णों के योग से संयोग से बना है। निम्नांकित में से सही विकल्प पहचानिए। तो देखिए जो छ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क प्लस स से, है ना। किससे मिलकर बना होता है, क प्लस स से। इस प्रकार से आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए क प्लस स, देखिए क प्लस स ये नहीं है यहाँ पर, तो छ है, क प्लस छ है। देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो संयोग वर्ण है वो कौन कौन से हैं, क प्लस स है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया है, यहाँ पर लिखा है जो क छ वर्ण है वो क प्लस स से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो ढ है ना, ढ वर्ण किस वर्ग का है। यानी कि जो ढ है वो किस वर्ग वर्ण में आता है, ये हमें बताना है। तो देखिए ट ठ ढ है ना, ट ठ ढ, तो ये हो जाएगा हमारा ट वर्ग। किस में आ जाएगा, ट वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह विकल्प के अनुसार ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले आते हैं ध्वनि। क्या आता है, ध्वनि आता है। ध्वनि के बाद आता है हमारा वर्ण। वर्ण के बाद में हमारा क्या आएगा, शब्द आ जाएगा, है ना। शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, तो पद बनता है। ठीक है, पद से मिलकर के क्या बनता है, वाक्य बनता है।
ठीक है। वाक्य से मिल करके क्या हो जाता, अनुच्छेद हो जाता। ठीक है, तो आप यहाँ तक याद रखेंगे, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, फिर वाक्य। ठीक है, इसको भी हमने थ्योरी वाले क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा होगा थ्योरी वाले क्लास जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है, निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब देखिए हमारा जो ज्ञ है ना, ज्ञ जो है वह किन वर्ण से मिलकर बनता है, तो ज प्लस य, ज प्लस य। ठीक है, सबसे जो पहला वर्ण होता है वो पूरी तरह से कैसे क्या होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए, इसलिए क्या होने चाहिए, आधे वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ज प्लस य यहाँ पर ऑप्शन ए में है और कहीं नहीं है। ठीक है, बाकी में पूरा जा दिया हुआ है तो ये सब नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, प किस तरह की ध्वनि है, प जो है वह किस तरह की ध्वनि है, ये हमें बताना है। तो देखिए प फ ब भ म है ना, ये किस में आते हैं, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। यानी कि कोई जो है वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं ना, ये हमारी परिभाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए वर्तमान हिंदी जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। म किस प्रकार का वर्ण है, जो म है वो किस प्रकार का वर्ण के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। तो देखिए प फ ब भ म, ये एक प्रकार का क्या है, ओष्ठ वर्ण है। क्या है, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है। यानी कि जो हिंदी का व्यंजन है ना, उसको कितने वर्गों में रखा गया है, ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो देखिए हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो 7 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में रखा गया है, 7 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखेंगे। अगला है, अगला प्रश्न देखिए, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी मूल ध्वनि जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, वर्ण या फिर कृदंत कहेंगे। तो देखिए इसे हम कहने वाले हैं वर्ण। क्या कहने वाले हैं, वर्ण। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्ण का हम कोई भी और टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये हमें बताना है। व्यंजन है लेकिन संयुक्त है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो छ है वो एक संयुक्त व्यंजन में आता है। इस ये जो बनता है क प्लस स से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है, क प्लस स से मिलकर के बनता है। ठीक है, बाकी जो है वह केवल व्यंजन वर्ण के अंतर्गत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए प फ ब है ना, तो प जो है, प वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं। यानी कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ये हमें बताना है। वर्ग के प्रथम अक्षर को कहते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर को कहते हैं, चतुर्थ को कहते हैं या फिर पंचम को कहते हैं। तो देखिए
वर्ग के जो पंचम वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इसे अनुनासिक बोला गया। एक हो गया हमारा अनुनासिक। इसको नासिक वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक, यानी कि नाक से बोले जाने वाले नासिक वर्ण। ठीक है, पंचमाक्षर बोला जाता है, नासिक्य हो गया, है ना, नासिक वर्ण या नासिक्य वर्ण। ठीक है, तो ये सभी इनको बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन से होते हैं, यानी कि जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए च, च वर्ग है, च छ ज झ, है ना। तो च छ ज झ को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए च छ ज झ को हम बोलते हैं तालव्य वर्ण। क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण, है ना। ट वर्ग को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, त वर्ग को हम क्या बोलते हैं, तो त थ द ध न, है ना, दं दंतोष्ठ या दंतव्य, है ना, दंतव्य, दंतव्य या फिर दंतोष्ठ बोलते हैं, सॉरी दंतव्य बोलेंगे। प वर्ग को हम क्या बोलेंगे, ओष्ठ्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओष्ठ्य बोलेंगे, ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, तो हमारा पूछा गया है मूर्धन्य वर्ण, तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, तो ट ठ ड ढ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न बोला है कि हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण विभाग में आता है, यानी कि घ को हम किस वर्ण के अंतर्गत रखते हैं, ये पूछा गया है। घ एक स्वर है क्या, नहीं है ना। ठीक है, घ जो है वह स्वर नहीं है, अनुस्वर है, व्यंजन है, संयुक्त है। तो संयुक्त अक्षर भी नहीं है, संयुक्त अक्षर भी नहीं है। घ को हम व्यंजन भी कह सकते, अनुस्वर एक स्वर है क्या, ये अनुस्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए घ तो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, घ क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, लेकिन अनुस्वर भी हो सकता है, अनुस्वर के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए देखते हैं, तो हमें ऑप्शन सी पे चलते हैं। अभी यहाँ पर अनुस्वर के अंतर्गत रखा गया है। देखिए क्यों रखा गया है, ये पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में घ व्यंजन विभाग के अंतर्गत आता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जरूर भी लिया हुआ है, लेकिन बता क्या रहा है, व्यंजन के बारे में। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है, स्वर मिला होता है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 25 नंबर प्रश्न है इसमें घ वर्ण के बारे में पूछा गया था और ये एक व्यंजन वर्ण है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। महाप्राण किसे कहते हैं। अब देखिए महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा दिया हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो ये नहीं होगा। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अधिक श्वास निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं, ये सही है। जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है, देखिए उच्चारण में अधिक श्वास नहीं निकलती है, बल्कि मुख से अधिक श्वास निकलती है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पर मुख नहीं दिया गया है तो इसको काट लेंगे, यहाँ भी मुख नहीं दिया गया है, इससे काट लेंगे। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी मुख से, है ना, क्या निकले, अधिक श्वास निकले, मुख से अधिक श्वास निकले, उसे हम कहेंगे महाप्राण वर्ण। ठीक है, तो उच्चारण में अधिक श्वास, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मुख से ज़्यादा श्वास निकलती है